जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में करने वाले हैं भारत के प्राचीन इतिहास के टॉप 50 एमसीक्यू जो कि हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को शुरू करेंगे। और जिस भी साथी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम के साथ मिलती रहे। तो साथियों, हमारे चैनल के साथ आए जुड़े और अपने हर क्लास को देखें। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को शुरू करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, नर्तकी या डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी? तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है लोथल, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि हमारा क्वेश्चन था नर्तकी या डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी? ऑप्शन नंबर ए था लोथल, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार दो महाकाव्य रामायण और ... हैं। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है बुद्ध चरित, ऑप्शन नंबर बी है महाभारत, ऑप्शन नंबर सी है पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर डी है अर्थशास्त्र। तो सभी साथी बताएंगे इनकी मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार दो महाकाव्य रामायण और क्या है महाभारत। क्या है? रामायण और महाभारत हैं। क्या है? रामायण और महाभारत हैं। यानी कि यहां पे क्या आएगा? महाभारत। ऑप्शन नंबर वी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती थी? ऑप्शन नंबर ए है वहां उच्च वर्ग के लोग बसते थे, ऑप्शन नंबर बी है वहां पुस्तक रखी जाती थी, ऑप्शन नंबर सी है वहां पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, ऑप्शन नंबर डी है वहां निचले वर्ग के लोग बसते थे। तो सभी साथी बताएंगे गढ़ी शब्द का यानी गढ़ी जगह का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? वहां पर यानी उच्च वर्ग के लोग बसते थे। क्या हो जाएगा? वहां उच्च वर्ग के लोग बसते थे। नेक्स्ट देखेंगे, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए ब्रीही शब्द का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी है मक्का, ऑप्शन नंबर सी है जौ, ऑप्शन नंबर डी है चावल। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ब्रीही शब्द जो प्रयोग किया जाता था वो चावल के लिए यूज किया जाता था। सभी साथी एक बार ध्यान रखेंगे, यानी कि हमारी ये क्लास है वो एमसीक्यू फॉर्मेट क्लास है। हम जल्दी से जल्दी क्लास में इसमें रिवीजन करने वाले हैं, ना कि इसको ज्यादा डिटेल समझेंगे। यानी क्वेश्चन लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता ... के देवता थे। ऑप्शन नंबर ए है पौधों के, ऑप्शन नंबर बी है आंधी तूफान, ऑप्शन नंबर सी है ज्वालामुखी के, ऑप्शन नंबर डी है युद्ध के। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी हमसे पूछा गया था सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता ... के देवता थे। तो क्या किसके देवता थे ये? पौधों के। किसके? पेड़ पौधों के। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता ... नदी के तट पर विकसित हुई। ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी नदी के, ऑप्शन नंबर बी है कावेरी नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर डी है सरस्वती नदी के तट पर। यानी कि वैदिक सभ्यता जो विकसित हुई थी वो सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। किसके? सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है कुल वेदों की संख्या है। यानी कि सबसे
प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है, वो है ऋग्वेद। कौन सा है, ऋग्वेद। और कुल वेदों की संख्या कितनी है, वो है कितनी, 4। कौन कौन से वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। कौन कौन से हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और क्या है, और क्या बताया था मैंने, ऋग्वेद। ठीक है, यानी कितनी संख्या है, 4। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों से किसके अवशेष पाकिस्तान में हैं। ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर बी है कि बी और ए दोनों, ऑप्शन नंबर सी है बी और सी, ऑप्शन नंबर डी है केवल वी। तो सभी साथी बताएंगे, यानी कि प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों से किसके अवशेष पाकिस्तान में हैं। यानी कि मोहनजोदड़ो और क्या हो जाएगा, हड़प्पा है, यह भी पाकिस्तान में। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए और वी। नेक्स्ट देखेंगे, पहली बार भारत के बाहर आने वाले और भारत में बसने वाले क्या है, भारत के, यानी कि पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है मुगल, ऑप्शन नंबर बी है आर्य, ऑप्शन नंबर सी है अफ्रीकन, ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेज। तो सभी साथी बताएंगे, यानी भारत में आकर बसने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, वो थे आर्य। कौन, सबसे पहले आर्य आए थे भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। यानी कि अभी मैंने बताया था आपको सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, वो है कौन सा, ऋग्वेद। कौन सा बताया था, ऋग्वेद। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है यहां पर यजुर्वेद, नेक्स्ट दे रखा है सामवेद। सामवेद किसके लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है संगीत के लिए। किसके, संगीत के लिए, यानी कि इससे संगीत से संबंधित है। और मतलब ये अथर्ववेद है, किससे संबंधित है, ये जादू टोना, यानी मतलब जादू टोना वगैरह से संबंधित हुए मतलब वेद है, वो है अथर्ववेद। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर ए है महाभाष्य, ऑप्शन नंबर बी है रामायण, ऑप्शन नंबर सी है अष्टाध्यायी, ऑप्शन नंबर डी है महाभारत। तो सभी साथी बताएंगे सबसे पुराना या प्राचीन हिंदू महाकाव्य है, वो है रामायण। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत हैं। ऑप्शन नंबर ए है आर्यों के काल से, ऑप्शन नंबर बी है वैदिक काल से, ऑप्शन नंबर सी है मौर्यों के काल से, ऑप्शन नंबर डी है कुषाणों के काल से। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि जो भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने का लगभग टाइम बताया गया है वो उत्तर वैदिक काल से। कब से, उत्तर वैदिक काल से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, वैदिक काल से। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है। यानी कि ये उपनिषद है वो किसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए है आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की, ऑप्शन नंबर बी है आर्यों के कानून व्यवस्था की, ऑप्शन नंबर सी है आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी साथी बताएंगे उपनिषद जो है वो किसकी व्याख्या करता है। यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, यानी कि आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या कौन करता है, उपनिषद करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए है बाल विवाह प्रथा, ऑप्शन नंबर बी है पर्दा प्रथा, ऑप्शन नंबर सी है सती प्रथा, ऑप्शन नंबर डी है दहेज प्रथा। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, दहेज प्रथा। यानी कि इसमें दहेज पूरी तरह से ऐसे नहीं मान लिया जाता था, लेकिन ये मतलब अपनी कन्या के लिए दिया जाता है। मतलब जब शादी होती थी उस टाइम पे अपनी कन्या के लिए अपनी इच्छा से दिया जाता था। ये नहीं था कि मतलब आज के टाइम पर जैसे मांगा जाता है उस प्रकार। यानी कि आज तो मतलब दहेज एक प्रकार का कुरीति बन गई। यानी कि हमेशा मतलब ऐसे बहुत केस आते हैं जैसे
मतलब कोई दहेज के पीछे रिश्ते टूट जाते हैं, यानी कि मौतें भी हो जाती हैं इस दहेज के पीछे। आज तो बहुत ही ज्यादा मतलब गड़बड़ कर रहा है दहेज की वजह से। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए है सूती वस्त्र का, ऑप्शन नंबर बी है सोना, ऑप्शन नंबर सी है मिट्टी के बर्तन का, ऑप्शन नंबर डी है काली मिर्च। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा सूती वस्त्र, क्या हो जाएगा सूती वस्त्र। नेक्स्ट हम देखेंगे पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था। ऑप्शन नंबर ए है धर्म, ऑप्शन नंबर बी है धन, ऑप्शन नंबर सी है जन्म, ऑप्शन नंबर डी है पेशा। तो सभी साथी बताएंगे यानी पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा यानी कार्य के आधार पर, किसके आधार पर, कार्य यानी वर्क के आधार पर या पेशा के आधार पर मतलब विभाजन किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है आर्यों के काल से, ऑप्शन नंबर बी है मौर्य काल से, ऑप्शन नंबर सी है गुप्त काल से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कब से, गुप्त काल से, कब से, गुप्त काल से मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी। ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण थी, ऑप्शन नंबर बी है नगरीय यानी शहरी थी, ऑप्शन नंबर सी है अर्धनगरीय थी, ऑप्शन नंबर डी है कबायली थी। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति जो थी वो थी नगरीय, कैसी थी, अर्बन थी, कैसी, अर्बन स्थिति थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है चार वेदों में प्रथम वेद है। ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी है सामवेद। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रथम वेद पूछा गया हमसे, तो प्रथम और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, वो है ऋग्वेद। कौन सा, ये ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे नवीन या नया वेद वो कौन सा है, वो है कौन सा, सामवेद, जिसे संगीत के लिए जाना जाता है। किसके लिए, संगीत के लिए जाना जाता है। और अथर्ववेद आपको बताया था जादू टोना के लिए अथर्ववेद को जाना जाता है। गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर बी है सामवेद में, ऑप्शन नंबर सी है यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर डी है ऋग्वेद में। तो सभी साथी बताएंगे गायत्री मंत्र का वर्णन जो मिलता है वो कहां मिलता है, वो मिलता है ऋग्वेद में। कहां पर, ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है, यानी कि जो प्रसिद्ध ग्रंथ है यानी रामायण है उसके रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए है वेद व्यास, ऑप्शन नंबर बी है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी है वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि महाभारत मतलब रामायण के रचयिता कौन है, वे हैं वाल्मीकि। कौन है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था। ऑप्शन नंबर ए है व्रजपति, ऑप्शन नंबर बी है पुरोहित, ऑप्शन नंबर सी है ग्रामणी, ऑप्शन नंबर डी है सेनानी। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, पुरोहित। क्या हो जाएगा, पुरोहित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी है रिहायशी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी है निचला शहर, ऑप्शन नंबर डी है घर का आंगन। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी जो मतलब मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार की खुदाई कहाँ की गई थी, तो गढ़ क्षेत्र में। कहां पर, यानी कि कहां पर, दुर्ग में। कहां, दुर्ग में। से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्ग। नेक्स्ट हम देखेंगे धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है
5। तो यानी धौलावीरा हड़प्पा नगर था वो कितने भागों में विभाजित था? तो ये था 3 भागों में। कितने में? 3 भागों में। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जलाशय, बांध और तटबंध किस हड़प्पा स्थल पर पाए गए थे? ऑप्शन नंबर ए है सुरकोटदा, ऑप्शन नंबर बी है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर डी है रोपड़। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा धौलावीरा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा गया था जल जलाशय, बांध और तटबंध किस हड़प्पा स्थल पर पाए गए थे? तो वो थे धौलावीरा में। नेक्स्ट हम देखेंगे, 1 मिनट रुकेंगे सभी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन नंबर 1 है, हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहरी खुली जल निकासी की व्यवस्था थी। कथन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। तो ये ऑप्शन नंबर यानी कि कथन नंबर 2 जो होगा इसका करेक्ट होगा, लेकिन पहला वाला जो है वो क्या है? गलत। यानी कि कैसी थी? खुली नहीं थी, यहाँ कैसी थी? ये थी भूमिगत यानी बंद थी। यानी कि कथन नंबर 2 ये है सही और पहला है वो गलत है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए है केवल कथन 1 सत्य है, बी है कथन 1 और 2 कथन दोनों सत्य हैं, सी है केवल कथन 2 सत्य है, डी है ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 सत्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी कि जो दूसरा कथन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में दिए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन नंबर 1 दे रखा है, हड़प्पा के अधिकांश नगर 2 भागों में विभाजित थे, ऊपरी नगर और निचला नगर। दूसरा कथन है, पुरातत्वविद नगरों के निचले हिस्से को गढ़ के रूप में वर्णित करते हैं। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यानी कि जो ऑप्शन नंबर यानी कथन नंबर 2 है वो करेक्ट नहीं होगा। क्या है? यानी पुरातत्वविद नगरों के निचले हिस्से को गढ़ के रूप में वर्णित किया गया, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर केवल 1 कथन है वो सही हो जाएगा। यानी कि इसमें दे रखा है कथन नंबर 1 और 2 दोनों सत्य हैं, कथन दूसरा सत्य है, तीसरे में सी में दे रखा है केवल कथन 1 सत्य है, डी में दे रखा है ना तो कथन 1 सत्य है और ना ही कथन 2 सत्य है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कथन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हम लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा नगरों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में अग्निवेदियां पाई गई हैं? ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा और लोथल, ऑप्शन नंबर बी है वनावली और चन्हूदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है डी है मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा कालीबंगा और लोथल। क्या हो जाएगा? कालीबंगा और लोथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर, ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार से संबंधित दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन नंबर 1 दे रखा है, विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में पाया गया था। कथन नंबर 2 रखा है, विशाल स्नानागार को ईंटों का एक निश्चित क्रम में रखते हुए बनाया गया था, प्लास्टर से लेपित किया गया था और उसे प्राकृतिक राल की परत से जलरोधी बनाया गया था। यानी कि दोनों कथन है वो दोनों सही दे रखे हैं। यानी कि हमसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन से कथन है वो सत्य हैं, यानी इनमें दोनों ही कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ना तो एक कथन सत्य है और ना ही दूसरा सत्य है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, कथन मतलब ये बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें दोनों कथन सत्य है ना, तो बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है घाघरा नदी, ऑप्शन नंबर बी है व्यास नदी, ऑप्शन नंबर सी है झेलम नदी, ऑप्शन नंबर डी है सिंधु नदी। यानी कि हमसे पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? यह है सिंधु नदी। कहां पर? इंडस रिवर के तट पर स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है लोथल, ऑप्शन नंबर सी है आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। तो सभी साथी बताएंगे ऐसा कौन सा स्थल है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यानी कि लोथल है वो भी अपने भारत देश में है, दूसरा है आलमगीरपुर ये भी अपने भारत में। ये कहां पर है? ये है मेरठ में। कहां पर? यह है मेरठ उत्तर प्रदेश में। कहां है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हड़प्पा। यानी हड़प्पा जो है वो कहां पर है? वर्तमान में पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को ... ईंटों से बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है पकी, ऑप्शन नंबर सी है मिट्टी की, ऑप्शन नंबर डी है वलुआ पत्थर की। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी क्या हो जाएगा? पकी ईंट होगा। किसकी? पकी ईंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है ताम्र पाषाण में, ऑप्शन नंबर बी है पुरा पाषाण युग में, ऑप्शन नंबर सी है नव पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर डी है मध्य पाषाण में। तो सभी साथी बताएंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन से? नव पाषाण काल में, युग में। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मनुष्य के आरंभिक विकास के ... प्रागैतिहासिक काल को सामान्यता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पुरा पाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी है मध्य पाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी है लौह युग यानी आयरन एज, ऑप्शन नंबर डी है नव पाषाण युग। यानी इनमें से तो कोई सा ऑप्शन मैच नहीं खा रहा क्योंकि इनमें पुरा पाषाण युग है और मध्य पाषाण युग है और नव पाषाण युग है। ये किसके भाग हैं? ये हैं पाषाण युग के। किसके? पाषाण युग के। यानी कि इसमें होता करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? स्टोन एज। यानी कि स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि पुरा पाषाण युग में और क्या है मध्य पाषाण युग में और क्या नव पाषाण युग में। यानी कि हम एक ऑप्शन और जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई और जोड़ लेंगे, जिसको क्या नाम देंगे हम? क्या पाषाण युग में। क्या? पाषाण युग। यानी स्टोन एज। ई जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ई जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हुंसगी, ऑप्शन नंबर बी है हल्लूर, ऑप्शन नंबर सी है इनाम गांव, ऑप्शन नंबर डी है मेहरगढ़। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, ये कहां पर है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट हम देखेंगे भीमबेटका पुरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर? भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में
हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा। तो सभी साथी बताएंगे कहां पर, मतलब किसके हमसे पूछा गया है, यानी कि किसके ना पाए, हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं, वो हैं कहां पर, तमिलनाडु और उत्तराखंड में। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग या उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए है चांदी, ऑप्शन नंबर बी है सोना, ऑप्शन नंबर सी है तांबा, ऑप्शन नंबर डी है लोहा। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नहीं, हमसे पूछा गया है हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता था? तांबा के। किसका? तांबा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए है आयताकार रेक्टेंगल, ऑप्शन नंबर बी है वर्गाकार स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है दीर्घ वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर डी है वृत्ताकार। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? यानी कैसी स्थिति थी? ये थी आयताकार आकृति। कैसी? आयताकार आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। हड़प्पा की अधिकांश मुहरें डॉट 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 से बनी हैं। ऑप्शन नंबर ए है ईंटें, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर सी है सिलखड़ी, ऑप्शन नंबर डी है पीतल। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? सिलखड़ी से। किससे? सिलखड़ी से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर है चंदूदड़ो, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है रोपड़, ऑप्शन नंबर डी है कोट दीजी। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोपड़। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? वो है रोपड़। क्या है? रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्किनी जो सप्त सिंधु का एक भाग थी वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है? ऑप्शन नंबर ए है झेलम, ऑप्शन नंबर बी है ब्यास, ऑप्शन नंबर डी है चिनाब, ऑप्शन नंबर डी है रावी। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि किसका नाम था अश्किनी? तो ये था चिनाब नदी का। किसका? चिनाब नदी का। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद भारत के पूर्व वैदिक काल के लोगों के जीवन का वर्णन करता है और इसमें 10 मंडलों विभाजित 1028 सूक्तों का संग्रह है? ऑप्शन नंबर ए है सामवेद, ऑप्शन नंबर बी है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी है क्या है? ऋग्वेद। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वेद में दासराज युद्ध 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए है यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर बी है सामवेद में, ऑप्शन नंबर सी है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद में। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऋग्वेद होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती पशुपालन व्यापार जैसे काम करता था? ऑप्शन नंबर ए है क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर बी है ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी है शूद्र, ऑप्शन नंबर डी है वैश्य। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पशुपालन कृषि वगैरह ये ऐसे काम किए जाते थे वो वैश्य करते थे। कौन करते थे? वैश्य लोग करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्य की मुख्य या प्रमुख सामाजिक इकाई थी? ऑप्शन नंबर ए है राजन, ऑप्शन नंबर बी है परिषद, ऑप्शन नंबर सी है गढ़, ऑप्शन नंबर डी है जन। तो सभी साथी बताएंगे आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई थी वो थी जन। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चार वेदों में से किसमें बुरी आत्मा और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? वो मैंने आपको अभी शुरू में बताया था। कौन सा वेद था वो था अथर्ववेद। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है सामवेद, ऑप्शन नंबर सी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अथर्ववेद जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है सामवेद, ऑप्शन नंबर बी है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी है सी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सामवेद जो है वो संगीतों से संबंधित वेद है। कैसा है? संगीतों से वेद संबंधित वो है सामवेद। नेक्स्ट है, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी? यानी कि सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने किसका अवतार लिया था? तो अवतार किसका लिया था? यानी कि जो हिरण्यकश्यप था उसने पूरी पृथ्वी को मतलब कहां पर ले गया था? पाताल लोगों ने, मतलब उसने पृथ्वी को डुबा दिया था। तो भगवान विष्णु ने उसे बचाने के लिए किसका रूप लिया था? ऑप्शन नंबर ए है एक शेर का, ऑप्शन नंबर वी है एक वरह का, ऑप्शन नंबर सी है एक बाघ का, ऑप्शन नंबर डी है एक हाथी का। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भगवान विष्णु ने जो मतलब अवतार जो लिया था, रूप लिया था, वो किसका लिया था? एक सुअर है एक बराह का। किसका? एक वराह या सुअर का अवतार लिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे या रूप लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में जिसका जवाब देना है। आपको कहां इसका जवाब देना है कि पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र या संग्रह सूक्त है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी है सामवेद। तो इसका सभी साथियों को आंसर जो देना है वो कमेंट सेक्शन में देना है। कहां पर? कमेंट सेक्शन में इसका आपको जवाब देना है। यानी कि आपको आज की क्लास कैसी लगी ये भी आपको जरूर बताना है और इसका जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों ऐसी क्लासेस को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ आज जुड़े। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।